गवर्नमेंट चाहे कि वो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई को इंक्रीज करे, प्रोडक्टिव पोटेंशियल को इंक्रीज करे, then the government has to work on these factors that I have shaded in purple, right? It has to invest in education, healthcare, in infrastructure, technology, in capital goods. तो इसको हम supply side policies बोलते हैं, ठीक है? और क्या कहते हैं, they will shift the supply curve to the right. इसके अलावा हमारे पास ये सारे जो फैक्टर्स हमने लिखे थे, ये सारे फैक्टर्स भी बन जाते हैं और ये सप्लाई साइड पॉलिसीज भी बन जाती हैं. ये सारी सप्लाई साइड पॉलिसीज है. इनको तुम कह सकते हो शॉर्ट रन सप्लाई साइड पॉलिसीज, ये जो अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, because they result into short run economic growth, that is actual growth. और जो नीचे पॉलिसीज मैंने हाईलाइट की हैं सारी, these are basically long run supply side policies and they result into long run economic growth. So basically आपकी जो economic growth है, ठीक है, जैसा कि हमने कहा था, आपका शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई अगर इंक्रीज करवाना है तो उसके लिए अलग पॉलिसीज हैं. लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज करवाना है तो उसके लिए अलग पॉलिसीज हैं. इसके लिए आपके पास शॉर्ट रन सप्लाई साइड पॉलिसीज हैं, ठीक है, शॉर्ट रन सप्लाई साइड पॉलिसीज हैं. यू कैन आल्सो कॉल इट शॉर्ट रन ग्रोथ, राइट. और जो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई को इंक्रीज करवाने के लिए हमारे पास लॉन्ग रन सप्लाई साइड पॉलिसीज है, ठीक है. इसको हम बोलते हैं बेटा लॉन्ग रन ग्रोथ एंड दिस इज आल्सो नोन एज पोटेंशियल ग्रोथ. अच्छा, बाय द वे, ठीक है, दिस इज नॉट पोटेंशियल ग्रोथ. ये जो एसआरएएस का इंक्रीज होना, सॉरी, ये जो एसआरएएस का इंक्रीज होना है, ये ना पोटेंशियल ग्रोथ होती है ना एक्चुअल ग्रोथ होती है, ठीक है ना. you can't call this, basically you'll call this growth, but you won't necessarily call this as a long run potential growth, because you can say this is just temporary growth, ठीक है ना. शॉर्ट रन सप्लाई साइड पॉलिसी से टेम्पररी ग्रोथ आ रही है, राइट. तो ये सारी हमने बातें कर ली. इवैल्यूएशन के हवाले से आप ये चीज समझ लें कि ये मैंने आपको बताया था कि जब आपकी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो रही होती है यहाँ पे, राइट, और व्हेन यू आर इंक्रीजिंग योर जीडीपी, that is actually resulting into what? That increase in GDP is basically resulting into utilization of spare capacity. आप अपनी spare capacity utilize कर रहे हैं और अपनी idle capacity utilize कर रहे हैं. You are utilizing all of your idle labor and your idle resources. ठीक है, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई. अच्छा, अब ये वाला जो बेटा पॉइंट होता है ना, ये वाला जो पॉइंट होता है, याद रखना, ये जो पॉइंट होता है जहां पे आपका जो सप्लाई कर्व है वो परफेक्टली vertical है, the vertical part of the supply curve, where it is a totally vertical straight line. This part is basically, इसको मैं बोल रहा हूँ Y star. क्या बोल रहा हूँ? Y star. This is full employment level of national income. This is full employment level of national income. ठीक है ना? This is full employment level of national income. Basically हम एक बात को बेटा भी कॉपी नहीं करो. हम एक्स एक्सिस पे क्या मेजर कर रहे हैं बेटा? हम एक्स एक्सिस पे क्या मेजर कर रहे हैं? हम एक्स एक्सिस पे रियल जीडीपी मेजर कर रहे हैं. रियल जीडीपी इज बेसिकली नेशनल आउटपुट. और ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि नेशनल आउटपुट किसके बराबर होता है? नेशनल इनकम के बराबर होता है. सही है, नेशनल आउटपुट किसके बराबर होता है? पढ़ा है हमने या नहीं पढ़ा? हमारा जो नेशनल आउटपुट होता है वो किसके बराबर होता है बेटा? नेशनल इनकम के बराबर होता है. रियल जीडीपी इज बेसिकली इक्वल टू नेशनल आउटपुट and national output is basically equal to your national income. ठीक है. क्या ये बात आप सबको समझ में आ गई है? इसको जरा अच्छी तरीके से जहन में रखें और क्या कहते हैं ये समझ लें आप. सो बेसिकली ये जो Y star है, this is basically representing your full employment level of national income. It is representing full employment level of GDP. So full employment level of national income बोले, you know, full employment level of national income बोले, या आप बोले इसको या आप बोले full employment level of real GDP. दोनों चीजें बोल सकते. National income is equal to your national output or equal to real GDP, so it's the same thing. Now the point to note over here is कि what is full employment level? हम full employment किस चीज को बोलते हैं? क्या चीज होती है जिसको हम कंसिडर करते हैं full employment? जी बेटा, this is a question that I'm asking you guys. So please, if anyone would want to answer it,
What is full employment? How do you define full employment? सर जब कोई इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट नहीं रहती, जब कोई इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट नहीं रहती. अच्छा, so what you are saying is कि full employment level is where जब कोई so what do you mean by involuntary employment? सर मतलब अगर कोई आउट ऑफ जॉब्स है तो वो अपनी मर्जी से है. ठीक है, सही है. अगर कोई आउट ऑफ जॉब है तो वो अपनी मर्जी से है, यानी कि अगर यानी उसके अलावा यानी अपनी मर्जी के अलावा अगर कोई चाहे तो यानी कि वो जॉबलेस नहीं होगा. फिर अगर उसकी मर्जी है तो फिर वो जॉबलेस है, अगर उसकी मर्जी नहीं है तो बिल्कुल सही है. दिस इज अनदर वे ऑफ पुटिंग इट. वेरी गुड. फुल. अच्छा, बहुत से बच्चे एग्जाम में ये भी लिख कर आते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट मीन जीरो अनएम्प्लॉयमेंट. बेटा दिस इज एक्सट्रीमली रॉन्ग. ये प्लीज मत लिखिएगा, आपके एग्जाम में गलत हो जाएगा अगर आपने लिखा कि फुल एम्प्लॉयमेंट मीन जीरो अनएम्प्लॉयमेंट. फुल एम्प्लॉयमेंट इज नॉट जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, प्लीज. राइट? सो फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स बेसिकली intuitively speaking, full employment means where all your resources or all your factors of production are fully employed. They are fully employed. They are fully utilized, right? Fully employed hai. So intuitively there is no idle capacity. There is no idle capacity except for obviously those people who don't want to work themselves. अब उनको तुम आइडल कैपेसिटी रिप्रेजेंट टेक्निकली नहीं करोगे क्योंकि वो तो वॉलंटरली अनएम्प्लॉयड है ना. सो पीपल हु आर वॉलंटरली अनएम्प्लॉयड नो लॉन्गर बिलोंग टू द ब्लडी लेबर फोर्स बिकॉज दे आर वॉलंटरली अनएम्प्लॉयड. And since they don't belong to the labor force, so we can't call them idle capacity. Since they are not even a resource anymore. Yaar, if I am voluntarily unemployed sitting at home enjoying my life, so I'm not labor, right? तो ये बात याद रखना कि फुल एम्प्लॉयमेंट जब होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट 2 to 3 things to remember is does not means zero unemployment. It does not mean zero unemployment. First of all, सही है, at the full employment level, there will still be people who will be voluntarily unemployed. Plus, at the level of full employment, frictional plus structural unemployment still exist. अब फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है इसको अभी छोड़ देते हैं, ये अभी का हमारा टॉपिक नहीं है. ये जब हम अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि ये क्या होती है. बहरहाल अगर किसी को फिर भी जानना है तो इसके ऊपर यूट्यूब की वीडियोस मेरी अनएम्प्लॉयमेंट पे अवेलेबल है, वो देख सकते हैं. फिलहाल राइट नाउ व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज फॉर यू राइट नाउ इज कि फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स दैट ऑल योर रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड एंड देयर इज नो आइडल कैपेसिटी अवेलेबल इन द इकोनॉमी. तो ये आप समझ लें कि आपका, क्योंकि यहाँ पे जो सप्लाई कर्व है, अगर आप देख सकते हो बेटा, ये सप्लाई कर्व ना बिल्कुल वर्टिकल है. इट इज रिप्रेजेंटिंग अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, राइट? ये वर्टिकल है और क्योंकि ये वर्टिकली स्ट्रेट है इसका मतलब है कि हम कह रहे हैं कि इधर फुल एम्प्लॉयमेंट है. उसका मतलब बेसिकली ये है गाइस, और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम. इसका मतलब ये है कि अगर कल को मिसाल के तौर पे, एंड व्हाट इज द पॉइंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, दिस इज द पॉइंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट. दिस पॉइंट, ये पॉइंट है फुल एम्प्लॉयमेंट. सही है, सर मैं लिख रहा हूं यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट. क्योंकि बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट, अगर इसके बाद ये देखो बेटा, अगर तुम्हारी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होती है, शिफ्ट भी होती है, अगर एग्रीगेट डिमांड कल को तुम करते रहो शिफ्ट, एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट करते रहो, एग्रीगेट डिमांड बढ़ाते रहो, तुम्हें देखने को आएगा कि फॉर एग्जांपल AD2 से AD3 फिर AD4 AD5 एग्रीगेट डिमांड तुम्हारी बढ़ती चली जा रही है, मगर the total output or the total national income is still the same. हर पॉइंट पे ये देखो ना, ये वर्टिकल स्ट्रेट है, आउटपुट बिल्कुल कांस्टेंट है, आउटपुट बढ़ ही नहीं रहा. और इसकी वजह यही है कि द फुल एम्प्लॉयमेंट हैज बीन रीच्ड, द इकोनॉमी हैज एग्जॉस्टेड ऑल ऑफ इट्स रिसोर्सेज, द इकोनॉमी हैज एग्जॉस्टेड इट्स स्पेयर कैपेसिटी, द इकोनॉमी हैज एग्जॉस्टेड इट्स आइडल कैपेसिटी, राइट? इस तरह एग्जाम में लिख कर आना होगा.
ये वर्ड्स आपको यूज करने पड़ेंगे एग्जाम्स के अंदर, राइट? तो क्योंकि इकोनॉमी अपनी स्पेयर कैपेसिटी को एग्जॉस्ट कर चुकी है पूरी तरीके से, इसीलिए एग्जॉस्ट करने की वजह से आउटपुट फिर आपका बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि आप फुल एम्प्लॉयमेंट पहुंच चुके हो, ठीक है? तो अगर आप एग्रीगेट डिमांड बढ़ाते भी हो कल को, just because, so even if an aggregate, even if you increase aggregate demand, you will not experience any, you will not experience any क्या कहते हैं, increase in GDP, right? So ये बात आप कब लिख सकते हो? ये बात आप लिख सकते हो, so for example ये point तुम बेटा evaluation में डाल सकते हो, that is assessment objective 3, when you are saying के suppose economy is going through a recession. Now, what is a recession? Recession किसे कहते हैं? Yes. What is a recession? Recession is an economic downturn, you can say. It is an economic downturn. ठीक है? Economic downturn है that is characterized by high unemployment and falling incomes and spending. अब इसका तरीका क्या है? इसका तरीका क्या है? रिसेशन को खत्म करने का तरीका है increase in AD. Increase in AD will reduce recession or allow the economy to recover from recession, right? ठीक है, समझ आ रही है बात? अब बात यह है कि जब तुमने ये तो तुमने बोला कि भाई देखो एग्रीगेट डिमांड बढ़ा दें, ठीक है? अब बेटा एक बात याद रखना, एग्रीगेट डिमांड बढ़ती किस तरह? हाउ डू यू इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड? You increase aggregate demand through demand side policies. Now, what are demand side policies is not important right now. Okay? Why is it not important? Because we will do that later on when we will cover policies. But aggregate demand सिर्फ बता रहा हूँ demand side policies के through. और ये कौन लगाता है? Government लगाती है demand side policies. लेकिन demand side policies effective तब होंगी when economy has spare capacity. When economy has spare capacity, because if the economy does not have spare capacity, it basically means that the economy does not have the tendency, to actually increase your GDP, right? So even if so, okay, so a rise in aggregate demand would be redundant, if there is no idle capacity, right? तो कहने का मकसद ये है कि this is a very good point that you can use in evaluation. You need to write deep answers, भाई. Depth में information provide करोगे, हमेशा scoring होगा. You will increase the probability of scoring an A star. सही है जी? Anyway, आगे बढ़ जाएं. बेटा अब नया चैप्टर स्टार्ट होगा. So अच्छा, इससे ना पहले जैसे तो रिसेशन के बारे में एक चीज और सुन लो. This is, ये जो मैंने तुम्हें अभी रिसेशन के बारे में लिखवाया है ना बेटा, this is just a characteristic, but technically what is recession? Recession is an economic downturn. ये उसकी actual definition है. Characterized by a decline in aggregate demand for a consistent या फिर persistent period of how much? 2 6 months. Very good. 2 consecutive, good Nivyan, 2 consecutive quarters or 2 consecutive quarters. Technically maths में कितने 6 months होते हैं ना, और a period of 6 months. ठीक है ना? This is the correct definition. अगर तुमने एग्जाम में ये लिख कर आए कि recession means GDP is falling, unemployment is rising, तो तुमने recession का symptom दिया है, recession को define नहीं किया. recession की technical definition क्या है कि when aggregate demand is falling? ही नहीं भाई, नहीं. अब मेरी बात बहुत गौर से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ. recession महज aggregate demand का गिरना, दोबारा सुनो, महज aggregate demand का गिरना does not means recession has come. रिसेशन तब आता है जब एग्रीगेट डिमांड गिरती चली जाए कंसेक्यूटिव कंटिन्यूअसली फॉर 2 क्वार्टर्स, तब हम कहते हैं कि दैट द इकोनॉमी हैज एंटर्ड इनटू अ रिसेशन.
मैं रिपीट कर रहा हूं, जब एग्रीगेट डिमांड 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स तक गिरती चली जाएगी तो हम कहेंगे द इकोनॉमी हैज नाउ एंटर्ड इनटू अ रिसेशन. नाउ द रिसेशन हैज स्टार्टेड. Before 6 months, we can't label the economy as going through a recession, right? Although we can say that since aggregate demand has been falling for a month, we are going towards a recession, or the economy is experiencing a recessionary effect at the moment. इसको लिख लो अपने पास, इसको लिखो. If aggregate demand is falling for less than 2 quarters, then we might say, if aggregate demand is falling for less than 2 quarters, then we might say so if aggregate demand is falling for less than 2 quarters, if aggregate demand is falling ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको लिखवाई है, इसको समझ लो. ठीक है. नाउ हाउ डज एग्रीगेट डिमांड फॉल्स. अगर मैं आपसे कहूं कि एग्रीगेट डिमांड गिर रही है, सो हाउ वुड यू मेक अ डायग्राम फॉर अ फॉल इन एग्रीगेट डिमांड. ठीक है, अपने पास हेडिंग डाल दें, मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम. जैसे हमने शॉर्ट रन डिमांड एंड सप्लाई में पढ़ा था, इसी तरीके से इक्विलिब्रियम मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी होगा, जहां पर डिमांड और सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट करते हैं. दैट इज अ मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम. ठीक है, ये एग्रीगेट डिमांड है, ये दिस इज एग्रीगेट सप्लाई. सो दिस इज एग्रीगेट डिमांड, दिस इज शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, राइट? And here we have a macroeconomic equilibrium in the short run, right? This is representing, on the x-axis we will label it as real GDP, on the y-axis we will call it price level. Please, students make a lot of mistakes when they say it. यहाँ वो लिख देते हैं y-axis पे prices. बेटा prices ना लिखना, prices लिखना है ना price लिखना है, price level लिखना है. Now what is price level telling you? The price level, so the price level is basically measuring inflation. महंगाई को मेजर कर रहा है. बेटा मेरी बात सुनो, शाबाश. प्राइस लेवल किसको मेजर कर रहा है? महंगाई को मेजर कर रहा है. तो टेक्निकली हम वाई एक्सिस पे इन्फ्लेशन मेजर कर रहे हैं. ये जो वाई एक्सिस है आपकी, इसके ऊपर हम क्या दिखाना चाह रहे हैं? इसमें महंगाई कितनी आ रही है, इन्फ्लेशन कितनी आ रही है, ये दिखा रहे हैं. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल द एग्रीगेट डिमांड कैन राइज एज वेल. ठीक है, हमारा एडी बढ़ सकता है. अगर राइज होगा तो राइट पे शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, और प्राइस लेवल भी बढ़ जाएगा. ठीक है, so, ये भी हो सकता है. ठीक है, ये एक डायग्राम है आपका. दिस इज शॉर्ट रन मैक्रो इकोनॉमिक equilibrium. What is this telling us? It is telling us the economy experiences an increase in aggregate demand. What happens? इसकी वजह से क्या होता है? हमारा जीडीपी, रियल जीडीपी हमें नजर आ रहा है बढ़ गया. We can see an increase in real GDP since output rises. ठीक है, as firms hire more resources. अगर डिस्कनेक्ट हो तो रिकनेक्ट कर लेना. As firms hire more resources to respond to AD. सही है. दूसरा में क्या नजर आ रहा है? प्राइस लेवल इंक्रीजेस टू P1. अच्छा, अब ये बात ये समझ लो, इस डायग्राम में हो ये रहा है बेसिकली, हमें दो चीजें नजर आ रही हैं. एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है
तो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, विच मीन्स कि हमारी जीडीपी बढ़ रही है, एक तो रियल जीडीपी बढ़ रही है और हमारा प्राइस लेवल बढ़ रहा है, महंगाई आ रही है और जीडीपी भी बढ़ रही है, राइट। अब एडी क्यों बढ़ सकता है, वाई कैन एडी राइज, राइट। अब वाई कैन एडी, अच्छा खैर इसको हम बाद में देखेंगे, वाई कैन एडी राइज। तो ये तो एक हो गया हमारा शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। अच्छा सिमिलरली आगे जाके ये भी हो सकता है, इसके अंदर ये भी हो सकता है कि हमारी एग्रीगेट डिमांड जो है वो गिर रही हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि एग्रीगेट डिमांड गिर जाए। ये एग्रीगेट डिमांड है, ये शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई है, ठीक है। ये एग्रीगेट डिमांड है, ये शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई है। तो हमारी एग्रीगेट डिमांड लेफ्ट पे भी जा सकती है, इधर हमारी एग्रीगेट डिमांड लेफ्ट पे आ गई 81, तो हमारा इक्विलिब्रियम चेंज हो गया। इसकी डिटेल्स अभी हम इन्फ्लेशन का चैप्टर शुरू कर रहे हैं, इसके फौरन बाद वहां देखेंगे। यहां हमें नजर आ रहा है कि प्राइस लेवल गिर रहा है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है हमारी। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए बढ़ रही है बिकॉज एन एग्रीगेट डिमांड फॉल्स, so consumer spending, government spending, exports falls, right? So less labor is required to basically increase aggregate demand. Since less labor is required, so the existing labor को firms क्या करेंगे, they will lay them off because they are no longer required by the firms, right? समझ रहे हो बेटा? And as a result of that, unemployment will rise. Now we're starting with inflation. This is just the basic of it. This is just a background to inflation, and hence price level actually falls. मैं इतना बता दूं आपको कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट ये दो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के, जिस पे क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा बेटा, जो डायग्राम्स है ना, ये दोनों डायग्राम्स मैंने बनाए हैं, ये दोनों शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम के हैं। ये किसके हैं, ये दोनों शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम के हैं। अ शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम विद फॉलिंग एग्रीगेट डिमांड, राइट। एंड दिस इज बेसिकली macroeconomic equilibrium. This is representing a short run equilibrium with a rise in aggregate demand, ठीक है ना। Moving forward, इसी तरीके से there is also something known as long run equilibrium. अभी ये बेसिकली ना, मैं हर एक ग्राफ को डिटेल में हमने समझना है। इन्फ्लेशन में ना ये सारे ग्राफ्स आएंगे हमारे पास। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम का ग्राफ अभी हम पीछे ऊपर देख कर भी आए हैं, सिर्फ हल्का सा दोबारा इसको आ लेते हैं। लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। ये एग्रीगेट डिमांड का डायग्राम। सो फॉर एग्जांपल दिस इज एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, और ये आपके पास आ गया इक्विलिब्रियम, दैट इज योर real GDP. What is your real GDP right now? This is your real GDP. And what will happen to real GDP if aggregate demand rises? Obviously, if aggregate demand rises, real GDP will rise. Simple as that. AD से 81. Sorry. So AD से 81 will result into what? Will result into an increase in your GDP. ठीक है? Q1. रियल जीडीपी और जीडीपी में क्या फर्क है, दोनों एक ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। सिर्फ एक छोटा सा फर्क है, वो ये है कि रियल जीडीपी में से हम इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट को माइनस करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर जीडीपी हमारी 100 मिलियन से 120 मिलियन हो गई है, सही है, फ्रॉम 2020 टू 2021, दिस इज एन इंक्रीज। $100 मिलियन की पाकिस्तान की जीडीपी और $120 मिलियन हो गई है, राइट। तो इसमें से जो $10 मिलियन में जो इंक्रीज आया है ना, $10 मिलियन का जो इंक्रीज आया, दैट इज ड्यू टू इन्फ्लेशन। बेसिकली वो इन्फ्लेशन है, बिकॉज जीडीपी हम बात कर चुके हैं, जीडीपी इज मेजर्ड एट करंट प्राइस लेवल।
GDP is measured at current price level. ये basically 120 मिलियन की जो GDP है, ये है तो आउटपुट, लेकिन बेटा ये तो आउटपुट की वैल्यू है ना, आउटपुट तो नहीं, यूनिट्स तो नहीं है, ये तो उसी आउटपुट की वैल्यू है, डॉलर में मेजर्ड है ना, ये वैल्यू में मेजर्ड है. दैट वैल्यू इज मेजर्ड एट द प्राइसेस इन द इकोनॉमी राइट नाउ. अब अगर इन्फ्लेशन आएगी तो प्राइसेस बढ़ जाएंगी, प्राइसेस बढ़ जाएंगी तो जीडीपी की वैल्यू भी बड़ी भी आएगी, मिसस्टेटेड है, तो इट कैन बी मिसलीडिंग राइट. हमें लग रहा है पाकिस्तान की जीडीपी हमें बेसिकली नजर आ रहा है कि हमारा जो आउटपुट है वो 100 मिलियन से 120 मिलियन की वैल्यू का हो गया. बट ऑल ऑफ दिस इंक्रीज इन आउटपुट इज नॉट ड्यू टू ऑल ऑफ दिस इंक्रीज इन जीडीपी is not due to increase in output. All of this increase in GDP is not due to increase in output. Some of it is also due to inflation. तो अगर मैं 120 मिलियन में से inflation minus कर दूं, so real GDP has increased from 100 to 110. So GDP और real GDP में ज्यादा कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही चीज होती है, बस उसमें से inflation के effect को minus कर देते हैं, right? To arrive at the true increase in the output. So real GDP is measuring ठीक है. जैसे ये एडी से हम AD1 हुए हैं, ठीक है, और अगर कल को बेसिकली डिमांड गिर जाती है तो मैं इसको एक ही, इंस्टेड ऑफ मेकिंग अनदर डायग्राम, एक ही डायग्राम बना रहा हूँ. मर्जी है मेरी, मैं दो भी बना सकता था, एक भी बना सकता हूँ, दैट डजंट मेक अ डिफरेंस. सो फॉर एग्जांपल कल को अगर एग्रीगेट डिमांड गिर जाती है, सो फॉल इन एग्रीगेट डिमांड विल रिजल्ट इनटू अ फॉल इन जीडीपी राइट. जीडीपी भी गिर जाएगी हमारी Q1 से Q2. दिस इज AD2, ये हो जाएगी Q2 राइट. A fall in AD from AD1 to AD2 results in fall in GDP from Q1 to Q2, from Q1 to Q2, ठीक है. उसके बाद an increase in AD from AD to AD1 means GDP rises from Q to Q1, right? GDP बढ़ेगी तो कितने benefits होंगे? Obviously, firms are responding. Firms respond कर रहे हैं. किस तरह respond कर रहे हैं? By increasing output.